जी कल के लेक्चर में कुछ सवाल, एनी क्वेश्चन? चलें कल की बात रिपीट कर लेते हैं। कल हमने रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा था कि एक शख्स रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाया जाएगा अगर उसका स्टे पाकिस्तान में इकट्ठा या फिर तोड़ तोड़ कर 182 या उससे ज़्यादा 183 या फिर उससे ज़्यादा दिन है। ठीक है। और एक रूल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि दिन का गुजारा हुआ कोई भी हिस्सा, चाहे वो दिन पाकिस्तान में आने का हो या वो पाकिस्तान से जाने का हो, वो पूरे का पूरा दिन ही पाकिस्तान में काउंट होगा। ठीक है, ये बात हमने कल पढ़ी थी। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। रूल हमने ए पढ़ लिया था, बी आज पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल कल मैंने जाते जाते लिखी थी। बात हुई थी, कौन भाई साहब थे? विराट कोहली साहब। विराट कोहली साहब थे जी कल, और उनका हमने स्टे बनाया था 1 जुलाई 2022 2022 से लेके 30 दिसंबर 2022 तक, और ये हमने बनाए थे 183 डेज। ठीक है जी, चलें जी यहीं से आगे चलते हैं जी। अब इन भाई साहब ने कहा, विराट कोहली साहब ने, कि देखें जी मैं जब पाकिस्तान आया था ना तो अगस्त में आ गई थी ईद। ईद की 3 पब्लिक हॉलीडेज हो गई, तो मैं जिस काम के लिए पाकिस्तान आया था वो काम तो मेरा हो नहीं सका। तो सर वो 3 दिन जो है ना वो आप यहाँ से निकाल दें, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में काम करने आया था, लेकिन आपकी पब्लिक हॉलीडेज की वजह से मेरा वो काम हो नहीं सका। तो वो 3 दिन आप इसमें से निकाल दें, 183 में से 3 दिन कम हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, तो मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी रूल पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं जी, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये जो नीचे दिए गए दिन है, इसमें अगर एक इंडिविजुअल सारे का सारा या फिर आधा आधा मौजूद है, इंडिविजुअल पूरा या आधा मौजूद है, इसका क्या मतलब है? आधा इंडिविजुअल पाकिस्तान में, आधा इंडिया में है, ऐसा हो सकता है? अंग्रेजी पढ़ के तो ये लग रहा है, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। मतलब जहाज एयरपोर्ट पे लैंड करेगा तो आधा पाकिस्तान आधा इंडिया में होगा। होली और पार्टली का मतलब ये लग रहा है ना सर? ये होली और पार्टली इंडिविजुअल के लिए नहीं है, दिन के लिए है। ठीक है, ये होली और पार्टली का वर्ड जो है ये डे के लिए है, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो बेसिकली वो बात कर रहा है कि पूरे का पूरा दिन होली या फिर कुछ दिन का कुछ हिस्सा पार्टली। तो इन दिनों में अगर एक शख्स पूरा दिन या फिर दिन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद होगा, काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, ये पाकिस्तान में पूरे का पूरा दिन ही काउंट होगा। आप पब्लिक हॉलीडे, तो सर अगर आप पाकिस्तान आए और कोई पब्लिक हॉलीडे हो गई तो सर वो दिन आपका पाकिस्तान में ही काउंट होगा। ठीक होगी बात? क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो विराट कोहली साहब गलत कह रहे हैं जी, बेशक इनको पब्लिक हॉलीडे मिल गई तो वो पब्लिक हॉलीडे इनकी पाकिस्तान में ही काउंट होगी। ठीक है जी। ले जी, विराट कोहली साहब ने कहा ये मसला भी हल नहीं हुआ, एक और बहाना लगाते हैं। देखिए जी, सितंबर में ना मुझे शदीद किस्म का ना बुखार हो गया था, तो मैं ना बीमार पड़ा रहा था, तो जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो हुआ नहीं। तो मेहरबानी करें वो जो सितंबर के 5 दिन ना जो मैंने हॉस्पिटल में गुजारे थे, जो मैं छुट्टी पे था, वो दिन प्लीज निकाल दें इसमें से। रूल फिर सामने आया। उन्होंने कहा द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव। वो कहता सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक बीमार थे, लीव पे थे, आपने दिन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा, ये पूरे का पूरा दिन ही पाकिस्तान में काउंट होगा। ठीक है। लेकिन जी विराट कोहली साहब को यहां से भी जवाब हो गया। लेकिन जी विराट कोहली साहब ने कहा अब क्या किया जाए? इन्होंने कहा कि सर देखें मैं ना नवंबर में ना पाकिस्तान में था, तो 6 नवंबर को ना खान साहब एक रैली लेके निकले थे लाहौर से, और वो रैली ना 23 नवंबर तक ना पूरी जीटी रोड पे फिरती रही थी। और सर मैं उस वजह से तो अपना कोई काम ही नहीं कर पाया, उस स्ट्राइक की वजह से, उस लॉकडाउन की वजह से, उस रैली की वजह से, उस प्रोटेस्ट की वजह से मेरा तो काम नहीं हुआ सर। तो सर ये जो 17 दिन थे ना जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर सका स्ट्राइक की वजह से, सर ये दिन निकाल दें। रूल फिर सामने आ गया। द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली अ डे दैट द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड। वो दिन जिसमें उस शख्स की जो एक्टिविटी है पाकिस्तान के अंदर, जो भी काम करने आया था वो है पाकिस्तान में, उसमें क्या हो गई? मुदाखलत हो गई। सर मुदाखलत कभी होती देखी आप लोगों ने? कभी देखी है मुदाखलत होती? अच्छा देखिए, मुदाखलत हो गई किस वजह से?
किसी स्ट्राइक की वजह से, स्ट्राइक क्या होता है जी? हड़ताल। लॉकआउट क्या होता है जी? ये जो कोविड में लॉकडाउन वगैरह लगा था उसको लॉकआउट कहते हैं। और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज, इसका मतलब ये है कि सर देखें जीटी रोड सारी ब्लॉक थी, मैं लाहौर में बैठा हुआ था, मुझे इस्लामाबाद से कुछ चीज़ें आनी थी बजरिया जीटी रोड, लेकिन चूंकि जीटी रोड सारी ब्लॉक थी तो वो चीज़ें मेरे पास आ नहीं सकी, तो सर इस वजह से तो मेरे दिन पाकिस्तान में ज़ाया हुए, लेकिन लॉ ने कह दिया आपने दिन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा, स्ट्राइक, लॉकआउट, डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज की वजह से, वो दिन आपका पाकिस्तान में भी काउंट होगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी बहाना नहीं चल रहा, जो कुछ भी है आप पाकिस्तान में बैठे हुए वो सारे का सारा पाकिस्तान में ही काउंट हो रहा है। ले जी, अब यहां पर अगली बात, विराट कोहली साहब ने कहा कि देखें सर मैं ना कभी पाकिस्तान नहीं आया था, 1 जुलाई को मैं पाकिस्तान आया तो मैं इस्लामाबाद लैंड हुआ, तो मुझे पायलट ने कहा कि सर आपने लाहौर देखा? नहीं मैंने लाहौर नहीं देखा। सर चलें आए पहले पैदा हो लेते हैं, पहले लाहौर दिखाते हैं। तो लाहौर ले गए मुझे ये 4 दिन के लिए। तो सर देखें 4 दिन शुरू के, वो तो आप यहां से निकाल दें, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, सर देखें मैं 1 जुलाई को ना इस्लामाबाद में आया था, 1 अगस्त को मुझे मेरे एक वहां पे जो असिस्टेंट था उसने कहा कि सर आपने लाहौर देखा हुआ है? नहीं मैंने लाहौर नहीं देखा हुआ। आए सर छोड़े काम, हम 1 अगस्त को चलते हैं लाहौर दिखाते हैं। 4 दिन लाहौर देखा है, छुट्टियां गुजारा है। ये था दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, सर मैं ना 26 दिसंबर को पाकिस्तान से जाने लगा था, इस्लामाबाद से मेरी फ्लाइट थी, लेकिन मुझे पायलट ने कहा कि सर आपने लाहौर देखा हुआ है? नहीं सर मैंने लाहौर नहीं देखा हुआ। तो सर जाते जाते पहले लाहौर तो देखा है, तो सर वो जो आखिरी के 4 दिन है ना वो मैंने लाहौर देखने में, छुट्टियां गुजारने में गुजार दी है। तो ये 3 सिनेरियोज बन गए, और 3 सिनेरियोज क्या बने? पाकिस्तान आकर एक्टिविटी करने से पहले छुट्टियां गुजार ली, दौराने एक्टिविटी कुछ छुट्टियां गुजार ली, या फिर पाकिस्तान से जाने पे एक्टिविटी के बाद छुट्टियां गुजार ली। ये 3 सिनेरियोज हैं, ठीक है। अब क्या ये चारों दिन जो हमने एक्टिविटी से पहले, एक्टिविटी के दौरान और एक्टिविटी के बाद गुजारे, क्या ये दिन एक्सक्लूड हो सकते हैं? रूल पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली a holiday spent by the individual in Pakistan before any activity in Pakistan। ये वो पहला सिनेरियो था कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अगर आपने पाकिस्तान में कोई भी छुट्टियां गुजारी तो वो दिन पाकिस्तान में ही काउंट होगा। A holiday spent by the individual in Pakistan during any activity in Pakistan, एक्टिविटी के दौरान, ये दूसरा सिनेरियो था भाई, ये भी सारे का सारा पाकिस्तान में काउंट होगा। एंड a holiday spent by the individual इन पाकिस्तान आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। तो सर ये तीसरा सिनेरियो था कि जाने से पहले आप लाहौर देखा है, छुट्टियों पे चले गए, तो इन तमाम सिनेरियोज में कोई छूट नहीं है भाई, सब कुछ पाकिस्तान में ही काउंट होगा, और जो इनके 183 दिन बन रहे हैं ये बिल्कुल वैलिड बन रहे हैं। ठीक होगी बात? तो मेरे ख्याल में कोई बहाना नहीं चल रहा, कोई लॉकडाउन, कोई स्ट्राइक, कोई डिले इन रिसीट, कोई सिक लीव, कोई हमारी वेकेशन जो हमने गुजार दी, या कोई भी पब्लिक हॉलीडे, किसी किस्म का कोई भी बहाना नहीं चल रहा। आपने दिन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में गुजार लिया तो वो पूरे का पूरा ही काउंट होगा। यहां तक कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं, ओके। सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐसी है जिसमें एक शख्स का पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा, और वो एक्सेप्शन क्या है? मिसाल के तौर पे ये है पाकिस्तान, यूके किधर है? इधर 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 इधर, ओके, यूके इधर। ऑस्ट्रेलिया किधर है? इधर नहीं सर, इधर। मैप भी देख लिया करें दुनिया का, ओके, इधर ऑस्ट्रेलिया। लेट्स अज्यूम यूके में एक भाई साहब रहते थे जिनका नाम था केविन पीटरसन। इन भाई साहब ने ट्रैवल करना था यहां से ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले डिसाइड इन्होंने ये करना था कि किस एयरलाइन पे जाएं। इन्होंने कहा एयरलाइन हो तो पीआईए की हो वरना ना हो। ठीक है, इन्होंने सोचा पीआईए पे बैठेंगे और हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि पीआईए पाकिस्तान की एयरलाइन है, ठीक है। आप जिस मुल्क की एयरलाइन चूज करते हैं ना, सबसे पहले ना आपको उस मुल्क में जाना पड़ता है, वहां से दूसरी फ्लाइट लेके तो फिर आपको वहां पे जाना पड़ता है। अगर आप में से कोई शख्स यूके तो है जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे पाकिस्तान से,
या यूएस से जाना चाहे या किसी ऐसे मुल्क जाना चाहे जहाँ पे पीआईए की फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती, तो फिर आपको नॉर्मली एमिरेट्स वगैरह या कतर एयरवेज़ ये एयरलाइन लेनी पड़ती है। तो जब आप एमिरेट्स एयरलाइन अगर लेते हैं ना, तो एमिरेट्स आपको पहले उठा के ना दुबई फेंकेगी, वहाँ से आपको दूसरी फ़्लाइट लेके फिर उस मुल्क में जाना पड़ेगा। तो ये एक रूल होता है। तो जिस तरीके से ये रूल है, इन भाई साहब ने अगर पीआईए पकड़ी है तो पीआईए इनको यूके से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जाएगी। पीआईए इनको सबसे पहले कहीं कराची मिसाल के तौर पे लेकर आएगी, यहाँ से ये दूसरी फ्लाइट पकड़ेंगे और फिर पहुँचेंगे ये ऑस्ट्रेलिया। अब मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान आए और कराची में इनका कुछ स्टे हो गया, लेट्स अज्यूम 12 घंटे का। अब बेशक ये भाई साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इन शख्स का पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि ये भाई साहब हैं इन ट्रांजिट, ये सफर में है। सफर में है ना, तो जब आप सफर में होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं आपका ट्रांजिट है। आप अगली फ्लाइट का वेट कर रहे हैं और आपका स्टे सिर्फ इस ट्रांजिट की वजह से। तो अगर आपका पाकिस्तान में स्टे ट्रांजिट की वजह से हो, क्यों? क्योंकि आप ट्रांजिट में थे कोई दो ऐसी लोकेशंस के दरमियान जो पाकिस्तान से बाहर है। तो अगर आप किसी दो ऐसी लोकेशंस के दरमियान ट्रैवल कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर है, और सिर्फ इस ट्रैवल करने की वजह से आपको पाकिस्तान में स्टे करना पड़ गया, तो आपका पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ, अगर ये कराची में स्टे है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना बल्कि इन्होंने आगे लाहौर जाना है, तो शर्त वायलेट हो गई। क्यों? दोनों लोकेशंस का पाकिस्तान से बाहर होना जरूरी है। अब ये लोकेशन देखें, एक पाकिस्तान के अंदर हो गई, तो अब ये पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट होगा। तो शर्त क्या है जी? पहली शर्त है कि आप ट्रांजिट में हो, और दूसरी शर्त है कि लोकेशंस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हो। तो ये दोनों शराइत अगर पूरी हो गई तो फिर आपका पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। ये बात हम सी में पढ़ लेते हैं। अ डे, दिन, और अ पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कोई भी हिस्सा, वेयर एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान, जिसमें एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में मौजूद है, सोलली बाय रीजन। सोलली बाय रीजन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, महज। तो अगर एक शख्स दिन का कोई भी हिस्सा या पूरे का पूरा दिन पाकिस्तान में मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि वो सफर में है दो मुख्तलिफ जगहों के दरमियान, और वो जगह कौन सी हैं? आउटसाइड पाकिस्तान, और उन जगहों का पाकिस्तान से बाहर होना जरूरी है। डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान, फिर उस शख्स का पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? सब अच्छा है? किसी का कोई सवाल? तो शायद ये वाहिद एक एक्सेप्शन थी, इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसके अलावा सब कुछ पाकिस्तान में ही काउंट होगा। यहां तक कोई सवाल? सब अच्छा है? यहां तक सब समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हैंडआउट्स कितने लोगों के पास नहीं है? अब्दुल्ला, हैंडआउट चाहिए क्लास में? ठीक, पढ़े हुए रहने दे। समीर, ये एक हैंडआउट अंदर चाहिए, टैक्स वाला ही है ना जी? एक दे दीजिए। नहीं, चाय का नहीं कहना, आप लोग तो नहीं ना पीते चाय? नहीं सर। भाई मुस्कुरा रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं एक ही चीज को दोबारा पढ़ के? सोचे मेरा क्या हाल हो रहा होगा, 70वीं 80वीं दफा पढ़ा रहा हूं। चलें, कोई बात नहीं, आप कामयाब हो गए, हमारी बोरियत दूर हो गई। ठीक है जी, आगे चलें जी। ओके, वापस आइए जी रेजिडेंट इंडिविजुअल पे। कल हमने देखा था कि 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएंगे। और पहली शर्त हमने 82 के ए में पढ़ ली थी कि अगर आपने पाकिस्तान में 183 या उससे ज़्यादा दिन इकट्ठे या फिर तोड़ तोड़ के गुजार दिए तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा। दूसरी कंडीशन, अच्छा, इनमें से ए, सी और डी जो लिखी है ना 82 के नीचे, कोई सी एक पूरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है तीनों ही पूरी हो। ओके, अगर आप पढ़ लें, बल्कि एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर, एक इंडिविजुअल को एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा इफ द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉय, अगर वो मुलाजिम है और ऑफिशियल या फिर कोई अफसर है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत का, और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत का, पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर,
और उसकी पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं या ऑफिशियल हैं फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर हो गई है एक टैक्स ईयर में, तो फिर ये दिन विन नहीं गिनने आपने, आप ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो गए। तो जैसे आपको पता होगा ये पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं, सफ़ीर हैं जो डिफरेंट ममालिक में, ये फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं ना, तो इनकी पोस्टिंग किसी की अमेरिका में है, कोई यूके में है, कोई सऊदीया में है, कोई इंडिया में है, तो इनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई है। ये पूरा पूरा साल गया ही तो 5-5 साल पाकिस्तान नहीं आते, तो इनके लिए दिन नहीं गिनने होते। इनके लिए बस इतनी बात पूरी है कि ये एम्प्लॉई हैं और इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर है, दे आर रेजिडेंट पीपल। बात समझ आ गई? कोई सवाल? अक्सर आपने देखा होगा, आप में से हो सकता है किसी की फैमिली में सरकारी लोग काम करते हो और उनको ट्रेनिंग के लिए दूसरे मुल्क भेज देते हैं, अक्सर वापडा के एम्प्लॉयज़ हो गए या कोई भी हो गए, तो वो एम्प्लॉई होते हैं जी गवर्नमेंट के, उनकी पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर हो जाती है तो वो रेजिडेंट है। तो याद रखिएगा, सरकारी लोगों के लिए कभी भी दिन नहीं गिनने। अगर एक सरकारी बंदे की पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर हो गई तो आपने कभी भी 183 डेज नहीं गिनने, वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो गया। ठीक है जी भाई? लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है उसके लिए रूल नहीं है, ये उसके लिए रूल नहीं है। शर्त ही ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। तो जो अगर कोई बंदा है वो पाकिस्तान से बाहर है लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बाहर की पोजीशन काम कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर है लेकिन ऑनलाइन जॉब कर रहा है पाकिस्तान, हाँ सर, अगर उसका एग्रीमेंट हमारी हुकूमत के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो गया ना, ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एग्रीमेंट डिफाइन करेगा, एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करेगा, ज़बानी कलामी कोई बात नहीं होगी। अगर वो एम्प्लॉय है, एक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि आप एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो उस वक्त ये बात क्लियर हो जाएगी और आप फॉरेन रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है? लेकिन वो बंदा कभी भी नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि मैंने आपको इतनी बात ज़रूर बता दी थी कि रेजिडेंट बनने की वजह से आपको अपनी कुछ इनकम्स पे टैक्स देना पड़ जाता है। आधी बात मैंने आपको बताई है, आधी इंशाल्लाह भी 2-3 दिन बाद बताऊंगा। ठीक होगी बात? और भी सवाल? फेडरल गवर्नमेंट कौन सी है पाकिस्तान के अंदर सर? वो कौन सी? पीडीएम। अच्छा, भाई ने पहले नून लीग बोला, फिर भाई ने पीडीएम बोल दिया। मानते नहीं है फिर? अच्छा अच्छा। और प्रोविंशियल कौन सी है? अभी तो कोई भी नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक है, रखवाले नहीं होते, केयर टेकर रखवाले को कहते हैं, रखवालों की गवर्नमेंट है अभी। ओके, रखवालों को चौकीदार भी कह सकते हैं, नहीं? अच्छा लफ्ज़ है चौकीदार। ओके ठीक है जी, चलें आगे। आखिरी शर्त डी। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, ए सी और डी में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए तो काम चल जाएगा। ये नहीं है कि जी तीनों शराइत जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक कोई एक शर्त पूरी हो जाए। अच्छा डी जो है ना, डी, ये अहम ज़बरदस्ती का पॉइंट उन्होंने डाला हुआ है। अभी आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा ये क्या फजूल बात है। ये पॉइंट डला है अभी लास्ट 1 जुलाई को। ठीक है, ये जो अभी साल शुरू हुआ है ना, 1 जुलाई 2022, ये पॉइंट उसमें डाला गया है। ओके सर, प्रॉब्लम बताऊं क्या थी? प्रॉब्लम असल में ये थी कि कुछ लोग ना बड़े सियाने थे, बल्कि हैं अभी भी, अमीर लोग हैं वो, अन्य वहाँ उन्होंने इनकम्स कमाई हुई हैं, लेकिन टैक्स से बचने के लिए ना वो पाकिस्तान में बस 6 महीने रहते थे, 181 दिन, 180 दिन, 179 डेज पाकिस्तान से बाहर। अक्सर लोग आपने देखा होगा 2 महीने पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर 3 महीने के लिए चले जाते हैं, फिर 1.5 महीने के लिए आ जाते हैं। इन लोगों ने ना पूरी कैलकुलेशन की होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पाकिस्तान में दिन जो है ना 183 डेज से ज़्यादा हो जाए। अब ये लोग, इनके दिन पाकिस्तान में 183 से कम रहते हैं, तो ये पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट रहते हैं, रेजिडेंट रहते ही नहीं है ये, तो इनको अपनी इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देना ही नहीं पड़ता, ये बच जाते हैं। इन लोगों को काबू करने के लिए ना बड़े पॉइंट्स आए हैं। पहले भी एक पॉइंट आया था, वो फिर ओमिट करके उन्होंने ये वाला पॉइंट डाल दिया। अब देखते हैं ये पॉइंट क्या है। ले जी, सबसे पहली शर्त इस पॉइंट में ये है कि एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो शख्स पाकिस्तान का शहरी है, पहली शर्त, एंड दूसरी शर्त, इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और किसी भी दूसरे मुल्क में उसका स्टे 182 दिन से ज्यादा नहीं है। बड़ा चालाक है ये, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में 183 से कम दिन गुजारेंगे ना, 182 दिन गुजारेंगे, तो साल के बकाया 183 दिन रह गए सर, वो तो कहीं ना कहीं होंगे ही ना। बात समझ आई? देखें, साल के कितने दिन है? 365। वो कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में 183 दिन गुजार लेंगे तो आप रेजिडेंट हो जाएंगे। ऐसे ही है, यही तो आप नहीं चाहते कि आप रेजिडेंट हो। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? 182वें दिन निकल जाएंगे इस मुल्क से,
तो बकाया कितने दिन बचे सर? 183 डेज ही बचे ना सर। ये दिन आपने दुनिया में कहीं तो गुजारने हैं ना, किसी मुल्क में तो गुजारने हैं ना। और उसने शर्त क्या रखी हुई है? इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। और आपका स्टे किसी दूसरे मुल्क में 182 दिन से ज्यादा नहीं है। तो सर ये तो ऑटोमेटिकली हो जाना सर, आपका स्टे ऑटोमेटिकली 183 डेज से ज्यादा हो जाना सर। बहुत शुक्रिया, बात समझ आई? तो उसने आपको इस तरीके से काबू किया हुआ है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आपका स्टे पाकिस्तान में 182 होगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं 183 होगा, ऑटोमेटिकली ये शर्त पूरी हो जाएगी। या जी पर्सन अगर बाहर जाते हैं यहाँ से टैक्स से बचने के लिए, तो उसको अदर कंट्रीज में ज़्यादा रहेगा तो उसको यहाँ पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा अगर ये शर्त पूरी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी शहरी तो वो होगा। अब आप खुद सोचें कि आप लोग पाकिस्तानी शहरी हैं, आप लोग अगर टैक्स से बचने के लिए पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं 182वें दिन, तो साल के बकाया 183 दिन भी तो कहीं गुजारे होंगे ना। तो आप पाकिस्तानी शहरी भी होंगे, आपका स्टे दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज्यादा भी हो जाएगा, शर्त पूरी हो गई, आप रेजिडेंट बन गए। तो उन्होंने इस तरीके से काबू कर लिया ऐसे लोगों को। और हु इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, और आप किसी दूसरे मुल्क के रेजिडेंट नहीं है, यानी अगर आपके पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है ना, तो फिर आप निकल गए इस शर्त से, क्योंकि अब आप तो उस मुल्क के रेजिडेंट है ना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हरकतें करते फिरते हैं। ये अमीर लोगों के लिए बात हो रही है कि जिनके पास पैसे भी होते हैं, पासपोर्ट नहीं होता, पैसे अन्य होते हैं, वीजे भी लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान में मैक्सिमम 182 दिन गुजारेंगे ताकि शर्त पूरी ना हो जाए। लेकिन दूसरे मुल्क में फिर 182 से ज्यादा तो हो गए ना। नहीं, इन एनी अदर कंट्री बेशक आप 183 दिन अगर है हर दिन नए मुल्क में गुजार लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ले जी, ये बात आपको समझ आ गई? तो सर इन तीनों में से कोई एक शर्त भी लग गई, आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा। बात समझ आती है? सर नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए ये देखते हैं। मिस्टर कामरान इज अ शहरी ऑफ पाकिस्तान, ही स्टेड इन चाइना फॉर 100 दिन, स्टेड इन जर्मनी फॉर 100 दिन, ही स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर 165 डेज। अब देखें पाकिस्तान में तो पहली शर्त लगाएं 183 दिन से कम है ये भाई, तो नॉन रेजिडेंट हो गए। दूसरी शर्त लगाएं, क्या ये एम्प्लॉय ऑफ फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है? नहीं है। अब तीसरी शर्त लगाएं, क्या ये पाकिस्तान के शहरी हैं? बिल्कुल हैं। क्या इन्होंने किसी दूसरे मुल्क में 182 या उससे ज्यादा दिन गुजारे हैं? बिल्कुल गुजारे हैं। देखिए 100 चाइना में, 100 जर्मनी में, 200 हो तो गए। सोल्यूशन क्या है? ही इज रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है क्योंकि दूसरे ममालिक में इनका स्टे 182 से ज्यादा हो गया। ओके दूसरी एग्जांपल अभी छोड़ दें, ठीक है? दूसरी एग्जांपल अभी आपने नहीं देखनी, ठीक है? दूसरी एग्जांपल अभी छोड़ दें। यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? ले जी, ये आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल वाला टॉपिक सेक्शन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं इसी के ऊपर है सेक्शन 81, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। देखिए याद रखिएगा, पर्सन्स, पर्सन वैसे अंग्रेजी का वर्ड है और पर्सन का मतलब है शख्स, लेकिन टेक्स्ट के अंदर पर्सन से मुराद 3 लोग हैं। इंडिविजुअल, एओपी, एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और इसको कहते हैं आसान अल्फाज में पार्टनरशिप फर्म। जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं ना, उनको बोलते हैं पार्टनरशिप। और तीसरा है जी कंपनी। इंडिविजुअल वो होता है जी जो एक शख्स अकेला काम कर रहा हो। पार्टनरशिप या एओपी वो होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो। कंपनी क्या होती है जी? इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। फर्क होता है रजिस्ट्रेशन का। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रार के पास चले जाएं, जो इधर गालिबन पुंज हाउस के ऊपर है, तो आप एओपी बन जाएगी। लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज्यादा लोग एससीसीपी चले जाएं रजिस्ट्रेशन कराने, तो कंपनी बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में फर्क कोई नहीं है दोनों में, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फर्क है। जैसे वही बात है आप भी स्टूडेंट ही, आप भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप एओपी बन जाएंगे। आपने इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा ली तो आप कंपनी बन गए। बस ये फर्क है।
तो कारोबार करने के तरीके सब वही हैं, हाँ टैक्सेशन इस तरीके से बदल जाएगी। जाहिर बात है, अगर आप इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे यहाँ के रूल्स लगेंगे, अगर आप दूसरे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वहाँ के रूल्स लगेंगे। तो इट मीन्स के एओपी और कंपनी में भी यही फर्क है। ठीक होगी बात, रजिस्ट्रेशन का फर्क है, दोनों जगह पे 2 या 2 से ज्यादा लोग ही काम कर रहे होते हैं। कंपनी में वैसे एक भी हो सकता है, लेकिन इतनी टेक्निकल बातों में हम नहीं जाते, वो जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना तो वहां पे देख लेंगे। ओके जी, अब यहां पे वो बताने लगा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल तो हमने पढ़ लिया, रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है। बल्कि इससे पहले ना एक काम करते हैं, अगले सफ़े पे आए, पहले रेजिडेंट एओपी रेजिडेंट कंपनी पढ़ लें। अभी हमने सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल पढ़ा है, अभी हमने रेजिडेंट एओपी और रेजिडेंट कंपनी नहीं पढ़ा, ऐसे ही है। आइए जी अब देखते हैं रेजिडेंट एओपी और रेजिडेंट कंपनी क्या होती है। सबसे पहले रेजिडेंट एओपी पे चलते हैं। मिसाल के तौर पे 3 दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त, इतने गहरे दोस्त के इनकी दोस्ती की मिसाल ही कहीं नहीं मिलती। और इन दोस्तों के नाम क्या है जी? ऑल कैरेक्टर्स आर प्योरली फिक्टिशियस। ओके होगी बात? को याद आ रहा है भाई को? ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस मेरे भाई। लेकिन ये 3 दोस्त हैं, इन 3 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और कारोबार शुरू करते हैं। ले जी अब 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। मुझे ये बताइए कि 3 दोस्त अगर मिलके कोई, लेट्स जो हम रेस्टोरेंट की मिसाल ले लेते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल लिया। 3 दोस्त अगर मिलकर रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट का निजाम किसने चलाना है? इन तीनों नहीं चलाना ना, मिलकर ही चलाना है। काम बांट लेंगे, तुम सेल देख लो, तुम परचेज देख लो, तुम फाइनेंशियल देख लो, पैसों को मामला लेन देन देख लो, तो इस तरह से ये काम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन बहरहाल इस पार्टनरशिप बिजनेस का जितना भी निज़ाम है वो यही लोग संभाल रहे होंगे। मैं अंग्रेजी में इसको कह सकता हूं कि इस बिजनेस का कंट्रोल और इस बिजनेस का मैनेजमेंट इन दोनों के पास होगी। तो कह सकता हूं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इनके पास होगी। ओके, अब 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि साल के दौरान तीनों लोग ही पाकिस्तान में मौजूद थे। हो सकता है, क्या मैं ये कह सकता हूं साल के दौरान तीनों लोग ही पाकिस्तान से बाहर मौजूद थे? ये भी सिनेरियो बन सकता है। और तीसरा सिनेरियो ये बन सकता है, ये तो वैसे ही बाहर है, कोई एक पाकिस्तान से बाहर था और कोई 1-2 पाकिस्तान में थे। ये कुछ भी हो सकता है, 2 बाहर थे, 1 पाकिस्तान में था, 2 पाकिस्तान में थे, 1 पाकिस्तान से बाहर था, मतलब कोई एक आधा पाकिस्तान में, एक आधा बाहर है। ये सिचुएशन बनती है। अब ये 3 सिनेरियोज बनते हैं। अब यहां पे मैं अगर इन सिनेरियोज को डिफाइन करूं, क्या मैं कह सकता हूं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान? क्या मैं ये बात यहां पे लिख सकता हूं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारे का सारा पाकिस्तान में मौजूद है? ओके, इस बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज नॉट सिचुएटेड इन पाकिस्तान। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। क्या ये बात आपको समझ आती है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारे का सारा पाकिस्तान में मौजूद है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली पाकिस्तान में मौजूद है। क्या ये बात सबको समझ आती है? सर, पहला और तीसरा, इस केस में ये एक रेजिडेंट एओपी है और 2 के केस में ये नॉन रेजिडेंट एओपी है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स पाकिस्तान में होंगे तो एओपी रेजिडेंट बन जाएगी, पार्टनर्स पाकिस्तान में एक आधा भी मौजूद होगा तो भी वो एओपी रेजिडेंट होगी। लेकिन अगर पूरा साल वो पार्टनर्स पाकिस्तान से बाहर रहे
तो वो एओपी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। एक बात जहन में रखनी है, इनका इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस वैसे निकलेगा जो हम अभी पढ़ चुके हैं 183 दिन, और वो उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये एक अलग पर्सन है और ये अलग पर्सन है, अभी मैंने आपको बता दिया। तो इनका इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा वो आपने इन सब के अलग अलग 183 दिन या एम्प्लॉई ऑफ फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट या वो तमाम शराइत लगानी है। इसके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए देखना पड़ेगा क्या ये तीनों पाकिस्तान में थे रेजिडेंट। नहीं सर, दो थे एक नहीं था, दो नहीं थे एक था। सर कोई एक भी हुआ ना पाकिस्तान के अंदर तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। सर ये तो तीनों ही नहीं थे तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। क्या बात समझ आई? अब पढ़ लें जी रेजिडेंट एओपी की डेफिनेशन। एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस शैल बी अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट एनी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये मतलब नहीं है कि पूरा साल पाकिस्तान में बैठा रहे। अगर ये साल में कोई 5 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए भी पाकिस्तान कोई एक पार्टनर भी आ गया ना तो पार्टली में आप आ जाएंगे, और अगर तीनों 1-1 सेकंड के लिए आ गए ना तो आप होली पे आ जाएंगे। तो ये मतलब नहीं है पूरा साल पाकिस्तान में बैठा रहे, बस एक दफा पाकिस्तान में एंटर होके बाहर निकल गया ना तो बस कहानी खत्म हो गई। बात समझ आती है? तो पूरा टाइम नहीं लिखा हुआ, एट एनी टाइम इन द ईयर लिखा हुआ। ठीक है जी, कोई सवाल? और बोलिए तो सही, सब अच्छा है? यहां तक समझ आ रही है कि नहीं? टैक्स आसान है कि मुश्किल है? नहीं बोलेंगे? अभी तक तो आसान है, चले अल्लाह आसान ही रखे। अब बात करते हैं रेजिडेंट कंपनी की। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, करना है कि नहीं? जल्दी करें फिर नोट, हम कंपनी की तरफ चलते हैं। जी ऑल डन, चलें आगे। जी जी, इसको भी छोड़ दें, इन एग्जांपल्स को भी छोड़ दें। लेट मी गेट क्लैरिफिकेशन, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी इन एग्जांपल्स को छोड़ दें, इनकी वर्डिंग्स पे मैंने इसलिए दूसरी आपको छुड़वा दी है।
चले जी आगे। ओके, ये तो था जी एओपी का सवाल। अब बात करते हैं कंपनी की। इसी को कंपनी में मोल्ड कर देते हैं। लेट्स अज्यूम ये कंपनी है, यही 3 दोस्त मिलकर कंपनी चला रहे हैं और बस चले गए ये रजिस्ट्रेशन कराने एससीसीबी के पास। अब कैसे पता लगेगा ये कंपनी जो है वो रेजिडेंट है? वही 3 सिनेरियोज। अच्छा याद रखिएगा, कंपनी के केस में ना कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। ओके, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स होते हैं और एओपी के केस में पार्टनर्स होते हैं, ये डायरेक्टर्स हैं। अब तीनों पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, तीनों पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते हैं, कुछ पाकिस्तान में हो सकते हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हो सकते हैं। अब वही बात, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान नॉट और पार्टली इन पाकिस्तान। एओपी के केस में क्या था? चाहे होली हो चाहे पार्टली हो, एओपी रेजिडेंट बन जाएगी। यहां पर क्या है? जब तक होली नहीं होगा तब तक वो रेजिडेंट नहीं होगी। तो इट मींस कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान होगा तो वो रेजिडेंट होगी, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। तो पार्टली पे भी बात समझ नहीं आती भाई, पार्टली पे भी समझ नहीं आती, सबका पाकिस्तान में आना जरूरी है। ठीक होगी बात? अभी एक दफा पढ़ लेते हैं। आई नो देयर आर सम कंफ्यूजन, सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। लिखा हुआ जी सेक्शन 83 रेजिडेंट कंपनी। अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर। एक कंपनी को एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट कंपनी कहा जाएगा। अच्छा अब देखिएगा, इसमें ना 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ए बी एंड सी। सर इन तीनों में से कोई एक पॉइंट भी लग गया ना तो ये कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। तो कोई एक पॉइंट लगना चाहिए, ये कंपनी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर ये कंपनी पाकिस्तान में किसी कानून के तहत बनी है तो फिर इस कंपनी को रेजिडेंट कंपनी कहा जाएगा। अब पाकिस्तान में कंपनीज बनाने वाला कानून कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2017। अगर ये कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बन गई है ना तो बस भाई फिर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखने की जरूरत ही कोई नहीं है। बस फिर आप क्या करें, चुप करके उसको रेजिडेंट बना दें, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक होगी बात? मिसाल के तौर पे कंपनी है एडिडास। आपको पता है एडिडास पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। क्या वो कंपनी पाकिस्तान में किसी लॉ के तहत बनी हुई है? नहीं। तो इसका मतलब है ए पॉइंट तो नहीं लगा। फिर आप बी पे आएंगे, फिर आप बी पे आएंगे और देखेंगे इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिचुएटेड पार्टली इन पाकिस्तान, होली इन पाकिस्तान। सर पार्टली की तो बात ही नहीं हो रही, होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। तो सर अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस कंपनी का साल में किसी भी वक्त सारे का सारा पाकिस्तान में मौजूद होगा तो वो कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी। तो पहला तरीका क्या है जी? सबसे पहले देखेंगे क्या वो कंपनी पाकिस्तान में किसी लॉ के तहत बनी है। अगर बनी है तो वेल एंड गुड, रेजिडेंट कंपनी, खत्म हुई बात। नहीं सर वो तो पाकिस्तान में किसी कानून के तहत नहीं बनी, फिर आपको दूसरे स्टेप पे आके देखना पड़ेगा क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में मौजूद है साल में किसी भी वक्त। जी सर ये तीनों पाकिस्तान में ही थे सिचुएटेड होली। सर ये सारे के सारे ही नहीं थे, तो फिर तो वैसे ही कहानी खत्म हो गई और ये इस केस में भी नहीं बनेगा। सर इसमें भी ऐसे होगा कि अगर थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आएंगे, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी आ जाए, लेकिन तीनों का आना जरूरी है। अब ये इस बारे में लॉ खामोश है कि तीनों इकट्ठे आएंगे या 1 बाय 1 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 बाय 1 भी आ जाएंगे ना तो काम चल जाएगा। ओके, तो अगर एडिडास के 7 डायरेक्टर हैं मिसाल के तौर पे और 6 पाकिस्तान आ जाते हैं साल के दौरान, एक नहीं आता, फिर भी पार्टली है भाई, फिर भी नॉन रेजिडेंट कंपनी। 7 के 7 का पाकिस्तान आना जरूरी है। ओके, तो बिल गेट्स कभी कभार आपको पता ना माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान आ जाता है तो उसके एक के आने से वो कंपनी रेजिडेंट नहीं बन जाती। जो बाकी डायरेक्टर्स होंगे, कोई 7-8 और भी होंगे, उन सबका भी पाकिस्तान आना जरूरी है। ठीक होगी बात समझ आ गई? तो सबसे पहले ये देखना है क्या कंपनी पाकिस्तान में किसी कानून के तहत बनी है। अगर बनी है तो ठीक है, रेजिडेंट, आगे नहीं जाना। लेकिन अगर नहीं बनी तो फिर आगे जाके ये चेक करना है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किधर है। ओके होगी बात? आगे चलें। तीसरी चीज, और अच्छा देखें ए और बी के बाद ना और लिखा हुआ है, तो जहां पे और लिखा होगा ना समझ जाइएगा कि तीनों में से कोई एक शर्त लगनी चाहिए, और जहां पे एंड लिखा होगा ना इसका मतलब है कि तीनों शराइत लगनी चाहिए।
आगे आपको ना कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, डेफिनेशन वगैरह नज़र आएंगी, जहाँ पे आपको ना और एंड एंड नज़र आ रहा होगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये तमाम शराइत पूरी होनी चाहिए या कोई एक होनी चाहिए। जैसे कंपनी की डेफिनेशन देखें, आपको नीचे नज़र आ रही है, उस पर देखें जे के एंड पे और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सब में से कोई एक शर्त पूरी हो जाएगी तो वो कंपनी क्या बनेगी, वो कंपनी बन जाएगी। खैर एनीवेज, ये तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और आखिरी रेजिडेंट कंपनी क्या है जी, इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है जी सूबाई हुकूमत, और लोकल गवर्नमेंट होती है बल्दियाती हुकूमत। ये तो काउंसलर नहीं होते, इनको बोलते हैं। सर क्या गवर्नमेंट भी एक रेजिडेंट गवर्नमेंट भी कंपनी होती है? देखिए बात को समझिएगा, क्या हुकूमत ने अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है कि नहीं? फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं देना होता, ये बात क्लियर रखें। इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी हम, चैप्टर 13 में भी लिखा हुआ है और चैप्टर 1 में भी लिखा हुआ है। 1 में, हाँ 1 में भी लिखा हुआ है और चैप्टर 13 में भी लिखा हुआ है, बहरहाल पढ़ लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं देना होता, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स ने अपनी कुछ इनकम्स पे टैक्स देना होता है। अब जब ये डिसाइड हो गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स ने अपनी कुछ इनकम पे टैक्स देना होता है, तो अगला सवाल था कि सर इनकी टैक्सेशन होगी कैसे? क्या इंडिविजुअल्स की तरह होगी, क्या पार्टनरशिप की तरह होगी, या कंपनी की तरह होगी? उन्होंने कहा यार इंडिविजुअल तो है नहीं है, इंडिविजुअल की तरह तो नहीं हो सकती। सर पे पार्टनरशिप कर लें। यार पार्टनरशिप भी नहीं लगती है। सर लगती तो वैसे कंपनी भी नहीं है, लेकिन बेस्ट क्लोज तो कंपनी बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार ठीक है, इसको भी कंपनी में डाल दो और इसको भी कंपनी ही कह दो और इसकी टैक्सेशन भी कंपनी की तरह कर दो। तो इसीलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को भी उन्होंने रेजिडेंट कंपनी कह दी। और आपकी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि आपके कोर्स में सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन है, कंपनी की टैक्सेशन आपके कोर्स में नहीं है। कंपनी के बारे में बस 3-4 जगह पे थ्योरेटिकली बात हो रही है, वो बस उतनी ही पूछी जाएगी। न्यूमेरिकली कंपनी आपके कोर्स में नहीं है। सीफैब लेवल पे कंपनी ही कंपनी होगी। ठीक होगी बात? तो अगर आपको कंपनी के बारे में जानने का शौक हो तो 8:30 से 9:30 मैं सीफैब की रिकॉर्डिंग कराता हूँ, वहाँ पे कंपनी की बात होती है, आगे बैठ जाइएगा। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं, इंडिविजुअल नहीं आता, एओपी नहीं आता, तो कंपनी का क्या करेंगे? तो वो जब वक्त आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। ठीक होगी बात? तो ये 3 चीज़ें रेजिडेंट कंपनी के अंदर आ सकती हैं। किसी का कोई सवाल? समझ आए यार? सब समझ आ रहा है? क्या बात है यार, रोज़ों में क्या होगा, इतना मैं बोल पाऊंगा? अल्लाह हिम्मत देगा। कब से शुरू हो रहे हैं? परसों से कि थर्सडे से, फ्राइडे से? आज तो सऊदीया वालों ने देखना ना चांद, तो आज पता लग जाएगा कुछ कि हमारे यहाँ कल रोज़ा है कि परसों रोज़ा है। कुछ तो कल कर लेंगे, नहीं इधर भी कर लेंगे ना कुछ। अच्छा ये मसला सिर्फ रमज़ान के चांद में आता है और शवाल के चांद में आता है, बाकी 10 महीनों में कोई मसला नहीं आता। ऐसे ही है ना? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमारे मुल्क में जो चांद देखने का मसला है ना, वो यकम रमज़ान का होता है, यकम शवाल का होता है। बाकी 10 के 10 महीने ना हमारे बिल्कुल बराबर जाते हैं, वो चांद हमें सबको एक ही नज़र आता है। ये बस 2 चांद में थोड़ा इशू है। या ये भी तो हो सकता है कि वो उस जिनको चांद एक दिन पहले नज़र आ जाता है, उनकी टेलीस्कोप इतनी पावरफुल हो कि उनको सऊदी अरब वाला चांद नज़र आ जाता हो। ये भी तो हो सकता है। ये देखें, तरक्की हो सकती है, तरक्की तो हो सकती है कि उनको वो वाला चांद यहाँ से नज़र आ जाता हो। बहरहाल चलें, इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए, और नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला बख्श ही देगा। क्या ख्याल है सर? तो परेशान बोर लग रहे हैं आप, बोर हो रहे हैं? अजीब सा सब्जेक्ट है टैक्स, बहुत बोरियत वाला है। लेकिन जब आप ये सीए क्वालिफाई करके अगर आपने सोचा ना कि मैं टैक्स की फील्ड में आ जाता हूँ, तो फिर बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। पूछें क्यों? पैसे मिलते हैं फिर। ठीक है, फिर पैसे मिलते हैं। तो अभी पढ़ने की हद तक तो वाकई बोर है, फजूल सा सब्जेक्ट है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे ना, और आप लोग सोचेंगे कि नहीं इंशाल्लाह टैक्स में करियर बनाना है हमने, तो अच्छा आपके भी पता है आपको सीए के अंदर करियर्स होते हैं। या आप अकाउंट्स में चले जाएंगे, या आप फाइनेंस में चले जाएंगे, या आप लोग इंटरनल ऑडिट में चले जाएंगे, या आप लोग एक्सटर्नल ऑडिट में चले जाएंगे, या आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, कॉर्पोरेट लॉ, या फिर आप टैक्सेशन में आ जाएंगे। जिस तरह डॉक्टर में होता है ना, न्यूरो सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट फलाना, इसमें भी ये फील्ड्स होती हैं। तो एक बंदा सारी फील्ड्स में मास्टर नहीं हो सकता, मैक्सिमम 2 या 3 में हो जाएगा। अकाउंट्स एंड फाइनेंस इकट्ठी बात चल जाती है। ठीक है, जो इनको अकाउंट्स एंड फाइनेंस अच्छा आता है ना, वो टैक्स में फारग होते हैं। सही कह रहा हूँ, सीधी बात है। कॉर्पोरेट लॉ तो किसी को भी नहीं आता। अब मुझे टैक्स बड़ा अच्छा आता है, मुझे अकाउंट्स एंड फाइनेंस, मुझे 3 चीज़ें अच्छी आती हैं। इंटरनल ऑडिट भी मैं कर लेता हूँ, वही मुझे आता है। एक्सटर्नल मुझे नहीं आता, सीधी सी बात है। एक्सटर्नल मुझे नहीं आता क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ।
मैंने कभी एक्सटर्नल ऑडिट आर्टिकल्स में किया, उसके बाद मैंने कभी अपनी फर्म के थ्रू किया ही नहीं है। और कॉर्पोरेट लॉ तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो वो भी बस किसी से पूछ के या किताबें खोल के। तो ये 4 चीज़ें आती हैं, तो एक बंदा 6 की 6 चीज़ें जो है ना वो नहीं कर सकता, इंसानी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये आपकी भी फील्ड जैसी ही बनेगी, आगे आपकी किस्मत अल्लाह ने आपका कहाँ पे रखा हुआ है और किधर आपका शौक है। पाकिस्तान में वैसे शौक कम ही चलते हैं, नसीब ही है जहाँ ले जाता है। जहाँ पहली नौकरी मिल गई सर बस मिल गई, नौकरी पकड़ो, कौन देखे अकाउंट्स है, फाइनेंस है, टैक्स है, बस नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे ही है ना सर, नौकरी करनी है ना आप लोगों ने कि बिजनेस करना है अपना? बिजनेस करना है मेरे भाई ने, किस चीज़ का? नहीं वैसे फिर भी कभी सोचा है कि बिजनेस करना है? किसका? अच्छा फर्म बनानी है आप, मुझे लगा वैसे कोई ट्रेडिंग बिजनेस करना है आपने, टैक्स पे करना है, ठीक है। और सर आप? नौकरी बिजनेस नहीं, नौकरी ठीक है, हम कोई गुलाम है, बस वही रहना है हमने। अच्छा चलें ठीक है, चलें सर, ये तो अल्लाह ने सोचा ही होगा। आए जी सेक्शन 81 पे, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। A person shall be a resident person for a tax year। एक शख्स को रेजिडेंट पर्सन कहा जाएगा। अब पर्सन में इंडिविजुअल भी आ जाता है, एओपी भी आ जाती है और कंपनी भी आ जाती है। इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट है, ये क्या बात हुई? ये तो अजीब बोंगी मारी है इसने। वो कहता है एक शख्स रेजिडेंट पर्सन होगा अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, अगर वो रेजिडेंट कंपनी होगा या फिर रेजिडेंट एओपी होगा। तो ज़ाहिर बात है सर, इसमें ऐसी क्या बात है? एक शख्स अगर मुसलमान है, इंसान तो है ही वो, तो यही बात होगी ना कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट पर्सन तो है ही, रेजिडेंट कंपनी है तो वो भी रेजिडेंट पर्सन है, और अगर रेजिडेंट एओपी है तो वो भी रेजिडेंट पर्सन है। और द फेडरल गवर्नमेंट, ये ऐसी जबरदस्ती को फेडरल गवर्नमेंट ने को ना इसने रेजिडेंट पर्सन में घुसाया हुआ है। लॉजिक कोई नहीं है ना, इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा है, बस ऐसे ही उसने लिखा हुआ है लॉ के अंदर कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो रेजिडेंट पर्सन है। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बस आप भी एज इट इज कर लें। अगली बात से इंशाल्लाह आपको कोई फायदा नहीं होगा। A person shall be a non-resident person for a tax year if the person is not a resident person for that year। अगर आप रेजिडेंट नहीं है तो फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ये मतलब है ना इसका। ओके, यहां तक कोई सवाल? अच्छा एक बात जहन में रखिएगा, इसके नीचे जो बॉक्स गिवन है ना, ये बॉक्स ना आपके लॉ का हिस्सा नहीं है, ये बॉक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। तो पूरी किताब में आपको जहाँ पे भी ये बॉक्स नजर आए ना, समझ आइएगा कि ये लॉ का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर जो भी बात लिखी हुई है ना ये बस आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। तो ये बॉक्स अभी आपने नहीं पढ़ना, इस बॉक्स को हम बाद में देखेंगे। आप लोग आ जाइए जी पिछले सफ़े पे, पेज नंबर 1 पे। टैक्स ईयर कल आपको वैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया था क्या होता है, बस आज जरा इसका लॉ भी पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक अदद है जी होंडा। होंडा का नाम सुना मैंने आप लोगों ने? कितने की हो चुकी है होंडा सिविक? नहीं पता? 1 करोड़ 2 लाख की। सर ये दिन भी देखना था। समीर क्या एज है? 25। चलो मेरे और आपकी एज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई 2-3 महीने का फर्क, या 2-3 महीने बड़े ही हो मेरे से आप। हमारी जो जनरेशन है ना, ये स्पेसिफिकली मेरी जनरेशन, हमने ना हर तरह का जो है ना वो सिनेरियो देखा हुआ है। हम लोगों ने मोबाइलों के बगैर भी ज़िंदगी देखी हुई है। हमें अच्छे तरीके से याद है जब मोबाइल नहीं होते थे, तो हमने लैपटॉप कंप्यूटर्स के बगैर की भी ज़िंदगी देखी हुई है, हमने टीवी के बगैर की भी ज़िंदगी देखी हुई है, इंटरनेट के बगैर की भी ज़िंदगी देखी हुई है, और साथ वाली भी देखी है ज़िंदगी। हमारे दौर में ही जब हम छोटे होते थे तो एक फेस्टिवल होता था, बसंत फेस्टिवल, ठीक है, बहुत मनाया, सीधी सी बात है, मैं अभी झूठ नहीं बोलूँगा। लिटरली स्कूल से आके छत पे चढ़ जाते थे यूनिफॉर्म के साथ ही, जो आप लोग अक्सर देखते हैं टीवी वगैरह में कि जी आते हैं, वही हाल था मेरा भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तालीम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, नीचे उतर के पढ़ लेते थे, पास भी हो जाते थे, जिस जगह पहुँच गए वहाँ आपके सामने ही है सारा कुछ। लेकिन उस वक्त बस एक ख्वाहिश होती थी कि जल्दी से हम बड़े हो जाएं, पैसे कमाने शुरू हो जाएं, क्योंकि उस वक्त ना दिल करता था कि जब आप दुकान पे चीज़ खरीदने गए ना तो पूरी दुकान ही खरीद लें, इतना शौक था। लेकिन चूंकि पैसे बड़े लिमिटेड से मिलते थे अब्बू की तरफ से, तो इसीलिए थोड़ा सा ना होता था, और बस होता था यार बस कि हम बड़े हो जाएं। बड़े हुए तो बहन हो गई,
2008 में आखिरी बसंत हुई थी, उसके बाद वो बैन हो गई। लेकिन समीर मैंने देख लिया था तुम्हें, ठीक है, तो वो बैन हो गई, चीज़ हाथ से गई। खैर ठीक है, चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद सोचा कि यार चलो सीए करते हैं, पैसे मिलेंगे तो गाड़ियाँ खरीदेंगे। लिटरली मेरा सीए में आने का जो सबसे एक मेन मकसद था ना, वो एक ये भी था कि यार गाड़ियाँ खरीदेंगे। गाड़ियों का किसको शौक नहीं होता, सबको शौक होता है। 1 करोड़ 2 लाख की सिविक, अब ये हालात हो गए, ये भी हाथ से गया। तो हमारी जो जनरेशन है ना, उसने हर चीज़ को ना बस अपने से दूर दूर जाते हुए देखा हुआ है। मतलब आप पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो चीज़ आपसे आगे आगे जा रही है। ये हर चीज़ में ऐसे हुआ। हमें क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। हमारे जो हमसे बड़े थे, जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन थी, वो खुद तो क्रिकेट खेलते ही थे। फिर जब हम बड़े हुए, वो हमारे साथ भी क्रिकेट खेलते थे। मेरे भी ऐसे, मेरे से मतलब 40 साल 45 पहले 50 साल के भी मेरे दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते थे हमारे साथ। हम बड़े हुए, हमने कहा चलो हम क्रिकेट खेलेंगे। वो हमारे बच्चे ही सारे मोबाइल वाले निकले, उनको क्रिकेट का शौक ही कोई नहीं। अब वो चीज़ भी हाथ से गई। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कि हमारी जनरेशन है ना अपने हाथ से निकलते हुए देखी हैं। फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मुल्क के हालात आप देख लें किस तरफ जा रहे हैं, या वैसे भी आप अखलाकियात के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। हर चीज़ ही जो है ना वो बस हमने नीचे नीचे ही जाते देखी हुई है। तो हमने एक हर चीज़ का अरूज भी देखा हुआ है और हमने हर एक चीज़ का जवाल भी देखा। अभी पता नहीं कितना जवाल हो रहा है ना, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन दोनों चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो हमें तो बड़ा फील होता है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने फ़र्क देखा हुआ है कि पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या चीज़ें। हमें तो फ़र्क नज़र आता है। आप लोग शायद पता नहीं इस पोजीशन में है कि नहीं है कि आप ये डिफरेंसेस जज कर सकें कि पहले क्या था और अब क्या, क्योंकि आपने तो हर चीज़ का बेड़ा करके देखा हुआ है, ठीक है। तो हमने तो अच्छा बुरा सब देखा हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। ले जी, मिसाल के तौर पे होंडा है जी, होंडा का टैक्स ईयर है जी 1 जुलाई 20 से 30 जून 21। ये बात कल आपके साथ हो गई थी। ये कौन सा टैक्स ईयर है? टैक्स ईयर 2021 है। ओके, इसको डिनोट करते हैं टैक्स ईयर 2021 से। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि होंडा, आपको पता है इनका असल तो हेड ऑफिस जापान के अंदर है ना। अब इन लोगों का रूल क्या होता है? इन लोगों का रूल ये होता है कि अगर होंडा जापान में मौजूद है ना, पूरी दुनिया में होंडा के दफ्तर मौजूद है। ये क्या करते हैं कि जब साल खत्म होता है ना होंडा जापान का, वो कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में जो होंडा है ना, वो भी सारा अपना ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें भेजे। हम पूरे पाकिस्तान की होंडा की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल करेंगे, इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि हमने ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या कमाया और क्या गंवाया, सारे हिसाब देखेंगे। लेकिन इसके लिए ना एक बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है कि साल का जो पीरियड है ना वो सबका सेम हो, वो सबका सेम हो। अब मिसाल के तौर पे जो होंडा जापान है ना, उसका साल का पीरियड था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, और उसने पूरी दुनिया की होंडा को कहा कि मुझे इन्हीं 12 महीनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन्हीं 12 महीनों की बैलेंस शीट चाहिए, बना के भेजो। अब होंडा पाकिस्तान वाले फंस गए। वो कहते हैं सर हम तो 1 जुलाई से 30 जून 21 का बनाते हैं, हम आपको कैसे भेजें? हमें नहीं पता, बना के दो। अब ये बेचारे क्या करेंगे? ये 31 मार्च को बैठेंगे और सबसे पहले ये वाला 1 साल बनाएंगे अपने हेड ऑफिस के लिए। ये आसान काम नहीं होता मेरे भाई, इस पे यकीन करें 2-2 महीने लग जाते हैं। यकीन करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। इंशाल्लाह जब आप लोग क्वालिफाई करके अकाउंट्स मैनेजर लगेंगे ना, और अकाउंट्स वाले बंदों का ये काम होता है क्लोज करना, तो लग पता जाएगा आपको। अक्सर आपने सुना होगा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि क्लोजिंग थी, देर हो गई। ये जो क्लोजिंग होती है ना, वो ये क्लोजिंग होती है असल में, ठीक है। इसलिए वो जो है ना जरा लेट हो जाते हैं, काम करना पड़ता है। इन्होंने कहा यार 31 मार्च को बैठते हैं, अप्रैल भी चला जाता है, मई भी चला जाता है, जून के महीने में उनके कोई सवाल जवाब होते हैं, उसमें गुजर जाता है, तो फिर ये 30 जून खत्म हो जाता है, फिर बैठ जाते हैं क्लोज करने। तो हम क्या सारा दिन यही काम करते रहे, पूरा साल सॉरी यही काम करते रहे, हमें और कोई काम नहीं है? तो इसका तो कोई हल निकालना पड़ेगा। होंडा वालों ने अपने होंडा जापान वालों को रिक्वेस्ट की कि सर मेहरबानी करें अपना साल 1 जुलाई से 30 जून कर लें, हम एक ही दफ़ा क्लोज अगर कर लेंगे तो ज़िंदगी सुकून में रहेगी। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया की होंडा को कहूँगा ये करो, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब इनके पास क्या ऑप्शन थी? ये चले गए FBR के पास। इन्होंने कहा कि सर जी मेहरबानी करें, आप ही कोई रास्ता बता दें, हम बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। आप कहते हैं 30 जून पे क्लोज करो, वो कहते हैं 31 मार्च पे क्लोज करो। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी हमारा साल जो है वो 1 जुलाई की बजाय आप कर दें 1 अप्रैल से 31 मार्च? अगर आप ऐसी बात कर देंगे ना तो सर जिंदगी ना बड़े सुकून में आ जाएगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और ये बनेगा गालिबन 22 और ये 23। अच्छा, ये FBR वाला कह रहा है अच्छा
तो ये जो बीच वाले कुछ टाइम पीरियड होगा इसका क्या करोगे सर? ये टाइम पीरियड कौन सा होगा? ये होगा 1 जुलाई 21 से लेके 31 मार्च 22 तक। हां तो सर एक दफा तो ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, एक दफा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद फिर सेट हो जाएगा, फिर आगे 1 अप्रैल 31 मार्च 1 अप्रैल 31 मार्च, तो ये एक दफा ही टाइम आएगा ना, कोई बात नहीं, हम गुजार लेंगे किसी तरीके से। अब सर आपके सामने इस वक्त 3 पीरियड्स मौजूद हैं, 1, 2 और 3, ऐसा ही है। अगर मैं आपके सामने इस वाले हिस्से की बात करूं तो इस वाले हिस्से की 2 खसूसियात हैं, आपने बताना है कि ऐसा है कि नहीं है। एक तो ये 12 मंथ्स का है, मानते हैं इस बात को, और दूसरी खसूसियत क्या है जी? एंडिंग ऑन 30 जून। क्या ये 2 खसूसियात हैं इसकी? ओके, अब इस वाले हिस्से पे आ जाएं, इसकी भी 2 खसूसियात हैं, ये भी 12 महीने का है, और दूसरी खसूसियत क्या है जी? एंडिंग ऑन एनी डेट अदर देन 30 जून। क्या ये 30 जून के अलावा किसी डेट पे खत्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और इसकी क्या खसूसियत है? इसकी एक ही खसूसियत है, लेस देन 12 मंथ्स। क्या ये खसूसियात आपको समझ आती हैं? अगर इसमें आपको कोई खसूसियत समझ नहीं आ रही तो सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा साल जो 12 महीने का भी हो और 30 जून को खत्म हो रहा हो, ऐसे साल को बोलते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। बात समझ आ गई? ओके। ऐसा साल जो 12 महीने का भी हो लेकिन 30 जून के अलावा किसी डेट पे खत्म हो रहा हो, इसको बोलते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। क्लियर? और ऐसा साल जो 12 महीने से कम का हो और बस नॉर्मल से स्पेशल के जाने में या स्पेशल से नॉर्मल के आने में हो रहा हो, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिट से निकला जी, ये सफर में तब्दील हो रहा है ना, तो तब्दील होने के दरमियान एक छोटा सा पीरियड आता है, ट्रांजिशन पीरियड, तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो सर ये 3 टैक्स ईयर्स आज से आपके सामने आ गए। बात क्लियर होगी? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं जी इनकी डेफिनेशंस। अब आपको ये पूरा सफा बड़े आराम से समझ आ जाएगा, नोट बाद में कर लीजिएगा। सबसे पहले है जी सेक्शन 74 टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 महीने एंडिंग ऑन 30 जून। हां जी, क्या लिखा हुआ है उधर? 12 महीने का होगा और 30 जून का होगा। हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज नॉर्मल टैक्स ईयर, और आज के बाद मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर से पुकारा जाएगा। ओके, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द 30th जून फॉल्स। और इस टैक्स ईयर को डिनोट किससे किया जाएगा? गौर करें, जिस कैलेंडर ईयर में ये 30 जून फॉल कर रही है वही इसका टैक्स ईयर होगा। तो ये बात तो आपको कल से पता है कि ये टैक्स ईयर 21 है, कि जिस 30 जून पे ये साल खत्म होगा वो जो कैलेंडर ईयर होगा वो ही टैक्स ईयर होगा। ठीक होगी बात? बात समझ आ गई? ओके, स्पेशल टैक्स ईयर ये जरा अजीब सा है। वेयर अ पर्सन इज अलाउड, अलाउड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसकी ना आपको एफबीआर से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर एक शख्स को इजाजत दे दी गई, किस चीज की इजाजत? टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड, कि वो 12 महीने का पीरियड इस्तेमाल कर ले। कौन से 12 महीने? डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट। सर उसने साल के आखिर की कोई बात नहीं की। इसका मतलब है अगर डिफरेंट होगा ना तो 30 जून नहीं होगा, 29 जून भी हो सकता है, 1 जुलाई भी हो सकता है, 5 जुलाई भी हो सकता है, 31 जुलाई भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है, 31, कुछ भी हो सकता है। साल में अगर 365 दिन है ना तो 30 जून वाला दिन निकाल दें, बाकी बचे 364। 364 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है, बस 30 जून नहीं हो सकता। ओके, तो वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर। फिर ये जो 12 महीने का पीरियड है ये उस शख्स का टैक्स ईयर होगा। हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज स्पेशल टैक्स ईयर, और आज के बाद इसको स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाएगा। एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। इसका कोई भाई तर्जमा कर दे मुझे।
डिनोटेड बाय के आगे जो लिखा हुआ है ना, कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स, इस पूरे जुमले का कोई तर्जमा कर दे। क्लास में कोई दुर्क्षंदा सितारा है जिसकी अंग्रेजी बुलंदियों वाली हो? कोई ओ लेवल वाला है क्लास में कि सारे मैट्रिक वाले ही हैं? ओ लेवल्स का है कोई क्लास में? अच्छा, मैट्रिक वाले ही हैं सारे, सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। तर्जमा, जिंदगी के नशेब फराज में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं, ये तो इसका तो तर्जमा आता ही है ना सबको, रट्टे लगाए हुए सबने। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, ये तो रट्टे लगा लिए थे सारे। अब जरा करें ना तर्जमा इसका। अंग्रेजी में 100 में से 100 थे ना आप लोगों के, कोविड में तो 100 में से 100 ही आए थे। अच्छा, आप सीनियर थे, आपके कितने नंबर थे? अच्छा, वो हमारे सीनियर थे। अच्छा, आप लोगों के कितने कितने नंबर थे वैसे अंग्रेजी में? 100 में से तो होते हैं, 150 में से होते हैं? 100 में से 86। अच्छा, 86 से ज्यादा थे किस क्लास में किसी के? 88 एक, 88 दो, एफएससी एफएससी में 88 थे। अच्छा, पेपर ही नहीं हुए, ये भी लेवल है, पेपर ही नहीं हुए। 100 में से 100 थे? अस्तगफिरुल्लाह, 100 में से 100 देख लें सर, 100 में से 100 नंबर है। ये हालात हैं। अखबार में पढ़ा था कोविड वाले दिनों में कि तकरीबन 2300 लोग ऐसे हैं जिनका 1100 में से 1100 नंबर है एफएससी में। ठीक है जी, बेचारों के 1100 लेके भी दाखिले नहीं हुए। हाँ जी, तर्जमा बताएं जी। तर्जमा 100 में से 100 वाले तर्जमा, 100 में से 88 वाले नहीं, 88 वाले के तो मेरिट पे आए हुए ना, वो तो पढ़ के आए हुए। वो 100 में से 100 वाले तो एवं ही आ गए थे बस। हाँ जी, 88 वाले भाई। अब भाई कहेंगे सर मेरी अंग्रेजी एग्जाम्प्ट हो गई थी इस वजह से। अच्छा, अंग्रेजी नहीं एग्जाम्प्ट क्यों? अच्छा ओके। हाँ जी, बताएं तर्जमा। चलें छोड़ें यार, एवं टाइम ही ज़ाया होगा, मैं ही बता देता हूँ। ये कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर है? वो तो जो है टैक्स ईयर 21 आपने बता दिया, ये कौन सा टैक्स ईयर है? 23। ओके, चले मैं आपकी मुश्किल बढ़ाता हूं। 1 जनवरी 21 से लेके 31 दिसंबर 21, क्या ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है? ये कौन सा टैक्स ईयर है? ये कौन सा टैक्स ईयर है? अब मुश्किल बढ़ गई। ये आप कहते हैं 21 है। चले देखते हैं कि आप सही कहते हैं या गलत कहते हैं। Shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of the special tax year falls. Okay, इसको ना मैं उल्टा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी। आप में से काफ़ी लोग होंगे लाहौर के बाहर के होंगे। सर आप पहले आए थे क्रिसेंट कॉलेज, उसके बाद आप आए थे गार्डन टाउन, फिर आप आए थे लाहौर, ऐसे हुआ था? या पहले लाहौर आए थे, फिर गार्डन टाउन आए थे, फिर क्रिसेंट आए थे, ऐसे होता है ना? तो ये जुमला ना हमें इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहले हमें लाहौर आना पड़ेगा, फिर गार्डन टाउन आना पड़ेगा, फिर क्रिस्टियन कॉलेज आना पड़ेगा। करते हैं जी। क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। सर देखें, क्या ये क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर है? ओके। रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। सर ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? क्या ये 1 जुलाई 22 से लेके 30 जून 23 वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल नहीं कर रही? ओके। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। मुझे बताइए इस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर कौन सा है? क्या 2023 है? तो इसका टैक्स ईयर भी 2023 है। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है उस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर, वही इसका टैक्स ईयर होगा। ओके, स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है उस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर। यहां पे ये बात अप्लाई करते हैं। ये 31 दिसंबर 21 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? ये फॉल कर रही है 1 जुलाई 21 से 30 जून 22। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है उस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर। तो क्या आप सही थे या गलत थे? आप गलत थे। बात समझ आ गई?
अब पता लग गया कि डिनोट कैसे करना है। तो ये जो अजीब सी बात दिखी ना, डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, इसका मतलब ये है कि स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है उसका कैलेंडर ईयर वही इसका टैक्स ईयर है। मैं आपके सामने 3-4 एग्जांपल्स लिख देता हूं। हाँ जी, इन चारों के क्या आप मुझे टैक्स ईयर बता सकते हैं? पहले वाले का बताएं क्या टैक्स ईयर है जी? पहले का 15 है, 16 है। देखें स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? यकम जुलाई 16 से 30 जून 17, तो टैक्स ईयर 17 हो गया ना। ये बताएं जी। टैक्स ईयर 12, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 में फॉल कर रहा है ना। ओके, ये बताएं। स्पेशल है कि नहीं है, पहले ये बताएं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यकम जुलाई है, 30 जून ही होना चाहिए। बताएं। अच्छा जिंदगी, अच्छा जुगाड़ बता दूं आपको, जुगाड़ बता दूं क्या ना बताऊं? ये ठीक है सर, जुगाड़ ये है, इसके बाद कौन सी 30 जून आती है बस देख लें। इसके बाद कौन सी 30 जून आ रही है? टैक्स ईयर 5, खत्म हुई बात। ओके, टैक्स ईयर 2005। इसके बाद कौन सी 30 जून आ रही है? तो टैक्स ईयर 11। अब कोई भी डेट आपको मिल जाएगी ना, देख लीजिए कि इसके बाद कौन सी 30 जून आ रही है। जो 30 जून आ रही है वही टैक्स ईयर। जिंदगी स्कूल में आ गई, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलना। आप पता सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, सर क्या फजूल बातें कर रहे थे, ये बात हमें पहले बता देते। देखें कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। ये तो चले जुगाड़ लगते ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये था लेकिन जुगाड़ ये थी। ओके, ठीक होगी बात। ओके, नीचे एक टेबल है जी, आखिरी 2 कॉलम में जल्दी से याद रख लें। आखिरी 2 कॉलम्स पे जल्दी से याद रख। अब देख रहे हैं आखिरी 2 कॉलम में ऐसा क्या है। 2 कॉलम, रोज नहीं कॉलम्स। हाँ ऐसे। ओके जी, होंडा एटलस कार्स अकाउंटिंग ईयर यकम अप्रैल 9 से 31 मार्च 2010। स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर? हाँ जी, कौन सा टैक्स ईयर है ये? कैसे पता किया आपने? आपने ऐसे ही पता किया ना, स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है, यूं पता किया। नो सर, जुगाड़े लगाई हैं हमने। मिस्टर एसन यकम जुलाई 10 से 30 जून 11, नॉर्मल स्पेशल? नॉर्मल। कौन सा टैक्स ईयर है? 11, बिल्कुल ठीक है। जीईएफ फर्म जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, स्पेशल। कौन सा टैक्स ईयर है? 11। कैसे पता किया? हाँ जुगाड़। एबीसी कंपनी यकम अक्टूबर 9 से 30 सितंबर 10, नॉर्मल स्पेशल? टैक्स ईयर कौन सा है? बिल्कुल दुरुस्त हो गई बात। पॉइंट नंबर 9 पे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ ए पर्सन चेंजेस, अगर किसी भी शख्स का टैक्स ईयर चेंज होता है, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। देखिए मुझे बताइए क्या यहां पे टैक्स ईयर चेंज हो रहा है? ओके, और वो भाई साहब बात कर रहे हैं द पीरियड बिटवीन, किधर गया, गुम गया, ये द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। चेंज होने से पहले पिछले पीरियड का जो एंड है, एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड टैक्स ईयर कमेंसेस, और वो तारीख जिसमें बदला हुआ साल शुरू होता है। द पीरियड बिटवीन, ये जो पीरियड है ये लिखा हुआ है, तब्दील होने से पहले वाला साल और जब तब्दील किया हुआ साल शुरू हुआ, shall be treated as a separate tax year
टू बी नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बात समझ आ गई? तो सर ये जो पीरियड होगा तब्दील होने से पहले वाले साल के एंड से लेकर जहां से तब्दील हुआ साल शुरू हुआ, इसके दरमियान का जो पीरियड है इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाएगा। यहां तक किसी का कोई सवाल? काफी है कि चलें आगे? चलें किताब से हटके वैसे ही आपको एक बात बता देता हूं, कल काम आ जाएगी। आपको पता है एफबीआर हमारा एक इदारा है जो टैक्स इकट्ठा करता है, ओके, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस इदारे की अगर हायरार्की देखें ना तो सबसे ऊपर होता है बोर्ड, उसके बाद आता है जी चीफ कमिश्नर, फिर आते हैं कमिश्नर, फिर आते हैं एडिशनल कमिश्नर, फिर आते हैं डिप्टी कमिश्नर, फिर आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर आते हैं अदर्स। बाकी स्टाफ इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं। ठीक होगी बात? ओके। एक वैसे टर्मिनोलॉजी यूज होती है, होंडा एटलस कार पर्सन है, कंपनी है ना, पर्सन है। टोयोटा पर्सन है, शौकत पर्सन है, इमरान खान पर्सन है, कोई भी फॉर्म होगी वो भी पर्सन है। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल जो होता है उन सबको हम पर्सन्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सारे के सारे बैंक्स, इनको क्लास ऑफ पर्सन्स कहा जाता है, कहा जाता है। सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज को क्लास ऑफ पर्सन कहा जाएगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को पर्सन कहा जाएगा, सबको क्लास ऑफ पर्सन कहा जाएगा। एक बैंक को पर्सन कहा जाएगा, तमाम बैंक्स को क्लास ऑफ पर्सन कहा जाएगा। एक कॉलेज को पर्सन कहा जाएगा, तमाम कॉलेजेस को क्लास ऑफ पर्सन कहा जाएगा। एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी को पर्सन कहा जाएगा, तमाम को क्लास ऑफ पर्सन कहा जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ओके। अब ये जो टैक्स ईयर चेंज हो रहा है ना, ये आपकी मर्जी नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ लिया था स्पेशल टैक्स ईयर में वेयर अ पर्सन इज अलाउड, सर इजाजत लेनी पड़ती है, एफबीआर के पास जाना पड़ता है। तो सवाल ये है इनमें से किसके पास जाना पड़ेगा? ओके, देखिए अगर तो पर्सन होगा ना, एक बंदे ने काम करवाना है, तो वो जाएगा कमिश्नर के पास। लेकिन जब बात आएगी ना क्लास ऑफ पर्संस की, वो जाएंगे बोर्ड के पास। बड़े लोग बड़ों के पास जाएंगे ना, छोटे लोग छोटों के पास जाएंगे। एक बंदे ने काम कराना है, वो बोर्ड के पास थोड़ी जाएगा, वो एक कमिश्नर के पास चला जाएगा, वो कहेगा मेरा ये काम कर दे। लेकिन जब सब बैंक्स का इशू होगा तो वो जाएंगे बोर्ड के पास। अब जैसे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस आपको पता है 30 जून को अपना साल क्लोज नहीं कर सकते। आपको पता है कैफ का सेशन खत्म हो रहा होता है, मारामारी चल रही होती है, हर तरफ अपनी अपनी होश नहीं होती, दौड़ अपनी अपनी लगी होती है। तो ऐसे लोगों को 30 जून सूट नहीं करता। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, ऐसे लोग फिर इकट्ठे होकर तमाम कॉलेजेस चले जाएंगे, किसके पास? बोर्ड के पास या कमिश्नर के पास? ये बोर्ड के पास जाएंगे और कहेंगे सर हमारा साल जो है वो चेंज कर दें। और अगर किसी एक बंदे को इशू होगा तो वो एक बंदा कमिश्नर के पास चला जाएगा, उसने बोर्ड को तंग क्यों करना। ठीक होगी बात? तो इंशाल्लाह हम अब कल ये देखेंगे कि हमने ये किस तरीके से एप्लीकेशन देनी होती है, क्या प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हमारा ये टैक्स ईयर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक होगी बात? यहां तक कोई सवाल? एक मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज साथ साथ इन चीजों को याद करते रहें। ठीक होगी बात? क्योंकि पलंदा एकदम से इकट्ठा हो जाता है, ये मैं आपको बता दूं, और उसके बाद चीजें काबू में नहीं आती, हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, जैसे आजकल हो चुके हैं। ठीक होगी बात? तो इसलिए ज़रा साथ साथ तैयारी करते रहें, साथ साथ पढ़ते रहें। और ये तो आप सोच कर ही आए होंगे कि इंशाल्लाह इस दफ़ा तो पक्का साथ पढ़ूंगा, वैसे ही है। तो प्लीज़ ज़रा पक्का साथ पढ़ लें। आप देख लें, मैं रोज़ एक सफ़े से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम एक सफ़ा ही होगा। तो एक साथ साथ याद करते रहें। मैं अपने दौर में क्या करता होता था, मैं तो एक सफ़ा याद करके उस वक्त रिवाइज़ भी करता था, क्योंकि अभी तो 2 सफ़े हैं ना। आज बैठ के आप पिछले 2 भी रिवाइज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। कल आप तीसरा सफ़ा याद करें, पिछले 2 भी रिवाइज़ कर लें। चौथे दिन चौथा याद करें, पहले 3 रिवाइज कर लें। तो मैं तो 1 महीने तक यही चलाता रहता था। और उसके बाद क्या सूरत हाल होती थी, 30 दफ़ा मेरे सारे पेपर रिवाइज हो चुके होते थे, और मुझे चीज़ें याद इस हद तक हो चुकी होती थी कि मुझे ये भी पता होता था किताब में किस जगह पर दाग पड़ गया। वैब जारी बात है, आप 30 दफ़ा देखेंगे तो मुझे तो यहाँ तक पता होता था, तो फुल स्टॉप कॉमा तो वैसे ही याद हो जाता। तो चलते फिरते वैसे ही दिमाग में मैं रिवाइज कर लेता था। इसका फ़ायदा होता था एंड पे अगस्त में जाके, कि वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको बिल्कुल पक्के पानी की तरह याद होती थी। इन पर टाइम ही नहीं लगता था, सिर्फ उस पर टाइम लगता था वही एंड के महीने में जो पढ़ा होता था ना, बस उसको ठीक ठाक करने में लगता था।
बीच में कोई ईद की छुट्टी आ गई, कोई वैसे रिजल्ट की छुट्टी आ गई, कोई वैसे लॉन्ग वीकेंड आ गया तो सारा रिवाइज कर लिया पीछे से। मैंने तो ऐसे सीए किया हुआ भाई, खेला भी है, दोस्तों के साथ भी गया, सब कुछ किया है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को बस इस तरीके से मैनेज किया कि कहीं ऐसा ना हो कि जी मैं किताबें के अंदर ऐसे दरवाजे बंद करके तो बैठा हूँ। ठीक होगी बात? तो साथ साथ करते रहेंगे, ज़िंदगी सुकून में रहेगी, पास भी हो जाएंगे, और इस मुसीबत से जितनी जल्दी जान छुड़ा सकते हैं ना छुड़ा लें। ठीक है, अभी माशाल्लाह आप लोग 18 साल के हैं, हिम्मत भी है, पढ़ भी सकते हैं। एक एज आती है जब इंसान कहता है यार अब नहीं पढ़ा जाता, और मैं जब क्वालिफाई हुआ था मेरी वो नौबत आ चुकी थी, और मैं 24 साल का था जब मैंने क्वालिफाई किया, और तब मेरी बस हो चुकी थी कि बस यार अब नहीं पढ़ा जाता। तो इसलिए आप उस नौबत आने से पहले प्लीज़ इसको पास कर लें। नहीं पसंद, किताबों की शक्ल नहीं पसंद ना, सही जिम्मेदारी समझ के कर लें। ठीक है, नहीं शौक पढ़ने का कोई बात नहीं, जिम्मेदारी तो है ना, जिम्मेदारी एक कमिटमेंट समझ के कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो आज जाग लेना, अगले 6 महीने जागने से बहुत बेहतर है। बात समझ आती है? कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।